आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान का आइन सबसे बालातर, जमहूरियत के तीनों सुतून आइन के मातहत करते हैं काम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का बयान। महाराष्ट्र में बिजली की शरहों में नुमाया कमी का ऐलान। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा 70% सार्फिन को होगा सबसे ज्यादा फायदा। बीजेपी जबान की बुनियाद पर लोगों में तकसीम पैदा करने की कर रही है कोशिश। शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे का इल्जाम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नतायज को चैलेंज करने वाली एक अर्जी खारिज करने पर प्रकाश अंबेडकर का रद्दमल। कहा अदालत ने खदशात को किया नजरअंदाज। और अब खबरें तफसील से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती को लेकर तबसरा किया। उन्होंने वाज़ेह करते हुए बताया कि मुल्क में पार्लियामेंट नहीं बल्कि आइन सबसे ऊपर है। चीफ जस्टिस गवई ने ये बातें अपने आबाई शहर अमरावती में बार एसोसिएशन के जरिए मुनक्किद एक तकरीब से खिताब के दौरान कही। अपने खिताब में CJI गवई ने कहा कि हमेशा इस बात पर बहस होती रहती है कि जमहूरियत का कौन सा हिस्सा सबसे आला है, इंतज़ामिया, मुक़न्नना या अदलिया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट सबसे आला है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का आइन सबसे ऊपर है। जमहूरियत के तीनों सुतून आइन के मातहत काम करते हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत भर में बिजली की शरहों में नुमाया कमी का ऐलान किया है। पहले साल में बिजली की कीमतों में 10% कमी की जाएगी और अगले 5 सालों में मरहलावार 26% कमी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में तकरीबन 70% सारिफीन 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं और उन्हें 10% टैरिफ में कटौती से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की महावितरण कंपनी, महाडिस्कॉम कंपनी जो महाराष्ट्र में पावर सप्लाई करती है, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस कंपनी ने 2025 से लेकर 2030 तक जो टैरिफ पिटीशन मंजूर की है, उसके तहत बिजली के रेट ये हम कम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमारे 70% ग्राहक जो हमारे रेसिडेंशियल ग्राहक है, इनका बिजली का बिल 26% से हम लोग कम कर रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 20 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल 10% बढ़ने वाला बिजली का बिल अब 5 साल बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा और 26% कम होगा। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे छोटे रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, इनका आज पर यूनिट बिल आता है 8 रुपये 14 पैसे। अगर रेगुलरली वो बढ़ता तो वो होता 11 रुपये 32 पैसे। लेकिन अब 5 सालों में 8 रुपये 14 पैसे की जगह इनको 6 रुपया ही बिल आएगा। 26% इनका बिल कम हो रहा है। और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 की शफाफियत पर राहुल गांधी की जानिब से मुसलसल सवाल उठाए जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फडणवीस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के इल्जामात मनगढ़ंत हैं। मुझे ऐसा लगता है श्रीमान राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे अगर ये जो मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया हुआ ऑर्डर है, इसको पढ़ेंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि बहुत साफ शब्दों में पूरे लॉजिक के साथ, पूरे कानून कायदे के साथ, पूरे संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो मनगढ़ंत आरोप इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन प्रोसेस पर राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे लगा रहे हैं, ये पूरे तरीके से गलत है।
ये बेबुनियाद है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुंबई में घर खरीदने की इस्तेताद से मुताल्लिक चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए कहा कि मुल्क के सबसे अमीर तरीन 5% लोगों को भी अगर मुंबई में एक मकान खरीदना हो तो उन्हें अपनी आमदनी का 30% मुसलसल बचाते हुए 109 साल लग जाएंगे। ये बात उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में कही है, जिसमें उन्होंने मईशत की नाम निहाद तरक्की और आम इंसान की माली हकीकत के दरमियान बढ़ती खलीज पर शदीद तनकीद की है। राहुल गांधी के मुताबिक इस सब के बावजूद हर दिल में एक ख्वाब होता है, एक दिन एक अपना घर होगा, लेकिन अगर वो एक दिन अमीरों के लिए भी 109 साल दूर हो तो समझ लेना चाहिए कि गरीबों से तो ख्वाब देखने का हक भी छीन लिया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खुसूसी ग्रुप ईगल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के दौरान पोलिंग वाले दिन की वीडियो फुटेज और महाराष्ट्र की डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट एक हफ्ते के अंदर फराहम करें। कांग्रेस ने यह मुतालबा उस वक्त किया जब इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को मुलाकात की पेशकश की है, ताकि वो महाराष्ट्र के 2024 के असेंबली इंतखाबात से जुड़े उन खदशात पर गुफ्तगू कर सकें। ईगल ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में कमीशन को याद दिलाया कि दिसंबर 2024 से अब तक कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा खतूत, बयानात, पार्लियामेंट में तकारीर और PIL के ज़रिए इस मामले को बार बार उठा चुके हैं। ईगल ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट फराहम करने के बजाय कमीशन ने मीडिया लीक्स और तवील बयानात के ज़रिए असल सवालात से तवज्जो हटाई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नतायज को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज करने पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अदालत का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे मामलात का जायज़ा ले, लेकिन ऐसा लगता है कि अदालत ने उठाए गए खदशात को नज़रअंदाज कर दिया है। हाई कोर्ट ने चेतन आहिरे की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जाली वोटिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि वक्त ख़त्म होने के बाद अगर आप वोट डालना चाहते हैं, पर्चियाँ तकसीम की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट के मुताबिक 76 लाख वोट डाले गए हैं। हमें बताएं, क्या ये सब पर्चियाँ इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं? तो अखबारमध्ये आलेला नाही, तो इलेक्शन कमिशनच्या प्रेस नोटमध्ये आलेला आहे आणि इलेक्शन कमिशनने स्वतःहून त्याच्यामध्ये तो फिगर दिलेला आहे। माझं म्हणणं असं आहे की आम्ही वेळ वाया घालवला आहे असं जर कोर्टाचं म्हणणं आहे तर तुम्ही असताना काय एक्झामिन केलं आमचं? कोर्टाने आम्ही जे 3 इलेक्शन कमिशन स्वतःहून म्हणतंय की 76 लाख मतदान झालेलं आहे। इलेक्शन कमिशन स्वतःहून म्हणते की आमच्याकडे असणारा रेकॉर्ड नाही। आमचा उलटा सवाल आहे कोर्टाला की हे 2 तपासणं तुमचा अधिकार तुम्हालाच दिलेला आहे, इतर कुठल्याही एजन्सीला दिलेला नाही। वेळ घालवण्याच्या ऐवजी मी असं म्हणेन की कोर्टाने तपासण्याच्या ऐवजी भलत्याच कुठल्या तरी प्रश्नावरला धरून त्यांनी असणारं हे रिजेक्ट केलेलं आहे। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ज़बान की बुनियाद पर लोगों में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है और हुक्मरान जमात पर महाराष्ट्र में ज़बान की इमरजेंसी लगाने का इल्ज़ाम लगाया। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी की मुखालिफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो यकीनी तौर पर मराठी बोलने वाली रियासत में ज़बान के निफाज के खिलाफ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी का खुफिया एजेंडा हिंदी को मुसल्लत करना है। आता आंदोलनाचं स्वरूप सांगितलं, ही आंदोलनाची सुरुवात असेल, कारण 2च आंदोलनं करून हे आंदोलन काय थांबणार नाही। हे आंदोलन पुढे जोपर्यंत ही सक्ती मागे घेतली जाणार नाही तोपर्यंत चालू राहील। तसं पाहिलं तर मुळामध्ये हा विषय 5 मिनिटांमध्ये संपण्यासारखा आहे। मुख्यमंत्र्यांनी जर का जाहीर केलं की मी माझ्या राज्यामध्ये हिंदीची सक्ती करणार नाही, होऊ देणार नाही, त्याच्यासाठी सादरीकरण करण्याची काही गरज नाहीये। आणि हे दळण कशासाठी दळताय? म्हणजे परत तुम्ही जी काय म्हणजे भाजपने जी काही घोषणा केली होती। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने मुल्क में 1975 में नाफिज इमरजेंसी का दिफा करते हुए कहा कि यह जमहूरियत के लिए स्याह दिन नहीं था। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि लोग कहते हैं कि इमरजेंसी नाफिज करना जमहूरियत और मुल्क के आइन के नियमों में स्याह है। हम इस पर यकीन नहीं रखते। बाला साहब ठाकरे ने खुलकर इमरजेंसी की हिमायत की थी। जिस दिन महात्मा गांधी का कत्ल हुआ,
हमारे लिए वो मुल्क के लिए यौम सियाह था। देखिए, लोग कहते हैं कि जो आपातकाल लगाया वो देश के लोकतंत्र का ब्लैक डे, काला दिन है, संविधान की हत्या है। हम लोग के नहीं मानते। बाला साहब ठाकुर जी ने इमरजेंसी को खुले तौर पर सपोर्ट किया था। काला दिन कौन सा है? जिस दिन इस देश में महात्मा गांधी की हत्या हो गई, वो देश के लिए काला दिन है, ब्लैक डे है। गांधी की हत्या हो गई, करने वाले कौन है? आज सरकार में है, वो काला दिन है। और अभी की बात मैं ये करूंगा, जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में हमने युद्ध को रोका और स्वाभिमान को गिरवी रखा, वो भी हमारे लिए काला दिन है। बीजेपी के कानून साज और साबिक वजीर बबन राव लोनेकर ने कहा, किसानों के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आपको कपड़े दिए, हमने आपके वालिद को बुआई के लिए पैसे भी दिए, आपके हाथ में जो टोकरी है वो भी हमारी वजह से है। बबन राव ने किसानों से कहा कि आप हमारे पैसे लेकर हम पर ही तनकीद करते हैं। खाते असतात, त्याच्या माईचा पगार बबनराव लोणीकरनं केला, त्याच्या बापाचं पेन्शन बबनराव लोणीकरनं केलं। नरेंद्र मोदीजींनी 6,000 रुपये तुझ्या बापाला पेरणीला दिले, तुझ्या माईच्या, तुझ्या बहिणीच्या, तुझ्या बायकोच्या नावावर लाडक्या बहिणीचे पैसे आले, तुझ्या अंगावरचे कपडे आमच्या सरकारचे, तुझ्या पायातलं बूट चप्पल आमच्यामुळं आहे, तुझ्या हातातलं ते डबडं मोबाईलचं आमच्यामुळं आहे। अरे आमचंच घेतो ना। शिवसेना यूबीटी लीडर अंबादास दानवे ने बबन राव लोनेकर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि यह ज़बान जमहूरियत में अच्छी नहीं है। बबन राव, आपके कपड़े जूते अवाम की वजह से हैं, आपका एमएलए का दर्जा अवाम की वजह से है, आपकी क़यादत भी अवाम की वजह से है। दानवे ने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, हम आपके बयानात को याद रखेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म के बाद मुमरा में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुमरा इलाके में 17 गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम कर दिया। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इस मौके पर मुतासरीन ने सवाल किया कि अगर इमारतें गैर मजाज थीं तो इंतजामिया उस वक्त कहाँ था जब ये इमारतें तामीर की गई थीं। तो पूरा तोड़े कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या डिपॉजिट के भी पैसे नहीं है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? चालू भी हो गया ना, बुक्स नहीं, कपड़े नहीं, बच्चों का कुछ भी तैयारी नहीं है। और बारिश में कार्रवाई नहीं तो 4 महीने तो इन लोग ने रोकना चाहिए ना, कि 4 महीने अभी भी हम लोग इतना ये कर रहे पेपर के लिए, तो लोग ने 4 महीने तो टाइम दे कि ये बच्चे लोग सेट होंगे या कुछ तो कुछ लेंगे, पर वो लोग कुछ ही नहीं ले रहे। ऐसा थोड़ी रहता। मांगेंगे क्या? हमारा इतना पैसा गया, या तो हमको घर दो या तो हमारा पैसा दो। अभी तो फिलहाल 4 महीने तो रहने के लिए तो कुछ करे हमारे लिए, कि हम लोग कहाँ निकले, का रोड पे जाए। आज 3 दिन से घर ढूंढ रहे हैं, हम लोग घर तक नहीं मिल रहा। 2 महीना पहले ही हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए, तभी हम लोग को कुछ यहाँ पर कुछ बताया नहीं कि अनलीगल प्रॉपर्टी है या केस चल रहा है या नोटिस आया, कुछ मालूम नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं। हम जब 2 महीना हो गया हमको यहाँ पर आकर, हमें तो नोटिस नहीं मिला है। अब इसके पहले बिल्डर को मिला होगा तो वो हमको कुछ आइडिया नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं है। अब बीमार पेशेंट भी है, बड़े लोग भी है, बुजुर्ग लोग भी है, बच्चे लोग भी है, उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई, 1 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं जा रहे। खाने पीने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। 14 दिन हो गया लाइट कट कर दिया है, पानी कट कर दिया, फिर भी हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि अपना खुद का घर है। अब हमारा दूसरा कोई घर नहीं, हम जाए तो कहाँ जाए? वो घर से बेघर कर रही है। बताओ अब सरकार, हम किसके पास गुहार लगाए? हमारे को कहाँ पे जाके इसका वो मिलेगा, न्याय मिलेगा? न्याय तो हमारे को देने के लिए सरकार कहाँ दौड़ रहे, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? पूंजी थी, मैंने सब लगा दी यहाँ। मुझे 15 लाख जमा करने में 20 साल लग गए, तो सोचो मेरी कंडीशन क्या होगी। मेरे 2 बच्चे स्कूल जाने वाले। आज मैंने यहाँ पे घर सोच के ली कि मेरे बच्चे थोड़ा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे करके, वो हिसाब से मैंने घर ली। पर मुझे ये नहीं मालूम था, हाँ अवैध है ये। मैं भी मानती हूँ कि चलो अभी सब जगह से मालूम पड़ रहा है कि भाई अवैध निर्माण है, पर यहाँ बोर्ड किधर लगाए? टीएमसी को बोर्ड लगाना चाहिए था कि भाई अवैध। हम लोग इतने तो है, जाहिल तो नहीं है, थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा भाई अवैध निर्माण का बोर्ड है, तो हम नहीं हाथ लगाते थे। गवर्नमेंट तब कहाँ गई थी, सरकार तब कहाँ गई थी, म्यूनसिपैलिटी के आदमी तब कहाँ गए थे। हिमांशु रॉय फाउंडेशन ने अनजानी
आईपीएस अफसर की याद में हिमांशु राय लेगेसी अवार्ड का ऐलान किया है। हिमांशु राय, जिन्हें मुंबई सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता है, ने इंडियन प्रीमियर लीग बेटिंग स्कैंडल और 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले जैसे सनसनीखेज केस की जांच की थी। ये अवार्ड्स हर साल 3 शोबों कौमी सलामती, मौसीकी और तिब में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को दिए जाएंगे। This decision of the family to institute legacy awards in the memory of Himanshu Rai, I understand, is a result of deep commitment for them towards an honorable man who served our nation with duty and honor. It is a commendable way of both recognizing and honoring the achievers in society in 3 specific fields and also perpetuating the memory of the man who stood for principles. उनका जो उदाहरण है रहने का, काम करने का, जीवन शैली का, हमारे हिसाब से शायद उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए हिमांशु रॉय फाउंडेशन, जिसमें रॉय परिवार और मैं त्रिपाठी परिवार हम सब जुड़े हुए हैं, हमने 3 अवार्ड्स शुरू किए हैं हिमांशु रॉय जी के नाम पर। हिमांशु रॉय लेगेसी अवार्ड्स 3 विषयों पर अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई में स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सामाजिक कारकुनों, सहाफ़ियों, लीडरों, खवातीन, बॉलीवुड अदाकारों को स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड शो में मुल्क भर से 25 नामवर शख्सियात को एजाज़ से नवाजा गया। सहाफ़ी शोएब मियानूर को भी अवार्ड से नवाजा गया। आज भी इस अवार्ड शो में हर एक पार्टी के लोग आए थे और वो अच्छे प्रमुख अतिथि जो भी थे, तो सभी लोग आज उपस्थित थे। तो कोशिश करूंगा वहाँ उसमें से भी बहुत जो अतिथि थे उन्होंने भी बोला कि हम संस्था के साथ जुड़कर काम करेंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद आज सुप्रीत छात्रा जी। सबसे पहले मैं जीवन धारा संघ को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें दोनों को नारी शक्ति का जो सम्मान दिया है। मैं गए कम से कम 30 साल से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अभिदापा सबको हेल्प करते हुए ये चीज मैंने देखा है उनके वॉल पे, तो अभी कम ही है कुछ कहना उनके बारे में। जो कि 7th ग्लोबल स्वामी विवेकानंद अवार्ड हो रहा है, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम शरीक हुई हूँ और बहुत ही अच्छा अवार्ड हो रहा है। यहाँ पे आबिदा सैयद जी भी आए हैं, जो कि उनको भी एज अ सोशल वर्कर अवार्डी है। जीवन धारा जो NGO है वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए और गरीबों के लिए और जो अनाथ लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं गोविंद जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, करीबन 7 साल से। उसके बाद मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जैसे कि पार्लर कोर्सेस है, मेहंदी कोर्सेस है, कंप्यूटर कोर्सेस है। और मैंने वसई विरार नगर पालिका में नगर पालिका से पाठपुरावा करके मैंने 21 कोर्सेज भी मंजूर कर लिए हैं, लेकिन उनका अभी उसमें से MSCIT कोर्स शुरू हो गया है, बाकी के कोर्सेज शुरू होने के कतार पर है। तो और मुंबई के बोरीवली वेस्ट में वाक़ JP एक्सपोर्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी कंपनी का एक कारकुन 13 किलो सोना चुराकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा गुजरात से 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजमीन से 13 किलो तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए, जिसकी मालियत 13 करोड़ 34 लाख रुपए है। जो पिताजी हैं वो उन्होंने सोना कहीं तो छुपा के रखा था और वो भी वहाँ से भाग गए। जिग्नेश और उसका दोस्त और वो गाड़ी हमें मिली, लगभग 1 किलो सोना वहाँ पे हमने रिकवर किया। बाद में एक दिन पूरा जिग्नेश के जो पिताजी और को एक्यूज है इसमें, तो उनको हम ढूंढते एक दिन बाद वो भी हमें मिली। इंक्वायरी में उन्होंने ये जो बाकी बचा हुआ सोना था लगभग 10-10.5 किलो, तो उन्होंने वो सोना जूनागढ़ में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे छुपा के रखा था। वो भी उन्होंने पूरा सोना वहाँ पे दिया है। अभी टोटल 13 kg गोल्ड का उन्होंने हमें कंप्लेंट दिया था। अभी तक 11.5 किलो तक हमने रिकवरी की है। अभी उन्होंने कितना माल बेचा और बाकी माल कहाँ है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चालू है। अदाकार मिलिंद सुमन ने
मुंबई में फिट इंडिया रन 2025 को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अदाकार ने कहा कि इस फिट इंडिया रन मुहिम का मकसद तमाम शहरियों को सेहतमंद रखना है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम शहरी सेहतमंद रहेंगे तो पूरे मुल्क का भला होगा। आज ये चौथा साल है, ये चौथा साल है क्या? पांचवा है, पता नहीं अभी कब से कर रहे, लेकिन हर साल मैं थोड़ा सा समय निकालता हूँ एक हफ्ते के लिए और मैं रनिंग और साइकिलिंग करता हूँ। इस साल इसका नाम है फिट इंडियन रन। तो फिट इंडियन रन का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि सारे इंडियन फिट हो, हमारे जैसे भी ना हो लेकिन थोड़े से फिट तो हो, क्योंकि वो हम समझते हैं कि देश का भला भी हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा। हमको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। वैसे सब बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, योगा इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है, वो इसी कारण से कि सबको फिटनेस और हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, उसको एंजॉय करना और उसको एंजॉय करने के लिए हेल्थ और फिटनेस की जरूरत होती है। और फिटनेस का मतलब क्या है? सिर्फ सिक्स पैक का मतलब फिटनेस नहीं है, सिर्फ दिखावा कि मेरे बाइसेप्स है, मेरे फिटनेस है। हम काम क्या कर सकते हैं या क्या एंजॉयमेंट किस हद तक कर सकते हैं, जितनी जिंदगी देती है एंजॉय करने के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके ऊपर आधारित होता है फिटनेस। कि कितना हमारा मन पॉजिटिव रहता है, कितना हम शांत रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मतलब फिटनेस होता है। तो उसके लिए हम ऐसे थोड़े से इनिशिएटिव्स करते हैं जैसे फिट इंडियन रन। और मेरे लिए भी कि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूं कि मैं गोवा से बॉम्बे 5 दिन में कैसे करूंगा, साइकिलिंग कितना करूंगा, रनिंग कितना करूंगा, मुझे फील कैसे होगा। अभी मैं 60 साल का हुआ हूं तो क्या फर्क है पिछले साल में और इस साल में, तो उसके ऊपर भी मुझे ध्यान देना चाहिए। तो जितना समय मुझे मिलता है दिन में, मैं कभी जिम जाता नहीं हूं, मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूं 10-12 मिनट हर रोज। तो वो 10-12 मिनट में मुझे क्या करना चाहिए वो। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।